अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारस नावेल बाय इमरा अहमद। क्या आपने सब समझ लिया? पारस कुर्सी से उठकर पर्स उठाते हुए बोली थी। फाइज ने सिर हिलाते हुए मेज से अपने कागजात समेटे। मैं तमाम ईमेल्स कर दूंगा। इस महीने की रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो सुबह आपकी मेज पर रख दूंगा। आप पढ़कर मुझे बता दीजिएगा। उसने अपने बिखरे कागज बारी बारी फाइल में लगाने शुरू किए। पारस जल्दी जल्दी अपनी चीजें उठा रही थी। मोबाइल, बैग, कार्ड्स। फाइज के हाथ उतनी सुस्त रवि से चल रहे थे। ओके, सुबह मुलाकात होती है फिर। पारस ने पर्स कहने से लटकाया, कंधों से सिया शॉल ठीक की और फोल्डर उठाए ऑफिस की ग्लास डोर की तरफ बढ़ी। फाइज ने खामोश नजर उस पर डाली और सुस्त रवि से अपनी फाइल बैग में डालने लगा। पारस ने दरवाजा खोला। बाहर निकलने से कबल एक दफा मुड़कर देखा। फाइज बैग की जिप बंद कर रहा था। जिप फंस गई थी जिसे वो जरा एहतियात से दोबारा पीछे करके चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पारस बाहर चली गई। उसके निकलते फाइज ने जिप तेजी से बंद की, मगर तब तक नहीं हिला जब तक पारस कॉरिडोर में दूर गायब होती न दिखाई दी। जैसे ही वो आगे मुड़ी, फाइज तेजी से मेज के पीछे आया। उसका हाथ बिला इरादा साइड टेबल से टकराया। रिजवान हयात की तस्वीर का फ्रेम सर के बल गिरा, मगर वो बिना रुके पंजों के बल जमीन पर बैठा और मेज की दराजें बारी बारी खोलना चाहिए। तीनों तरह से लॉक थे। उसने गर्दन ऊंची करके मेज के पार देखा। शीशे के दरवाजे के आगे कॉरिडोर खाली था। वो दोबारा दराज खोलने की कोशिश करने लगा। वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। उसने जेब से एक पिन निकाली और दो उंगलियों में मखसूस महारत से पकड़कर ऊपर वाली दराज की हॉल में डाली। अब वो कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज पिन को हिलाता। वो जैसे मुकम्मल टेक्निक के मुताबिक उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। पारस ने लिफ्ट में कदम रखा तो ऑपरेटर सीधा खड़ा होकर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। ग्राउंड फ्लोर कहकर वह संजीदा चेहरे के साथ दीवार से लगी खड़ी हो गई। ऑपरेटर ने जी का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। फाइज ने लॉ का आखिरी चक्कर मुकम्मल किया और दराज खींची। वो बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। उसने अंदर मौजूद तमाम फाइल्स बाहर निकाले और मेज पर रखी। फिर गर्दन ऊंची करके देखा। कॉरिडोर खाली था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ गामजन थी। पारस उसकी चमकती सिल्वर लोहे की दीवार पर अपना अक्स देखती खामोशी से खड़ी थी। लिफ्ट ने जमीन को छुआ। दरवाजे हंस की आवाज के साथ खुले। ऑपरेटर मुअद्दब सा सर झुका एक तरफ को हुआ। पारस बाहर निकली। फाइज ने दराज पूरी बाहर निकाली, यूं कि निचली दराज के अंदर मौजूद कागज भी नजर आने लगे। उसने हाथ उस खला में डालकर उस सब कागज पे निकाले और मेज पर रखे। अब उठ खड़ा हुआ और जेब से डिजिटल कैमरा निकाला। उसका माइक्रो शूटिंग मोड ऑन किया और फाइल के सफे पलटाता तस्वीरें बनाने लगा। पारस तेज कदमों से चलती होटल से बाहर निकली। रोश अबूर करके वो गेट के अंदर खड़ी सिया कार तक आई। ड्राइवर ने तेजी से पिछली सीट का दरवाजा खोला। अंदर बैठे पारस ने ग्रेबान पर हाथ लगाया कि ऐनक उतार कर आंखों पे रुक गई। उसकी ग्लासेस ग्रेबान पर नहीं अटके थे। पारस ने हाथ से गर्दन को छुआ, उलझ कर सोचा, फिर पलट कर ऊपर देखा। एक मिनट खान, मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं ले आऊँ मैडम? नहीं, मैं खुद जाती हूँ। तेजी से वापस पलटी। क्लिक 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 की आवाज के साथ वो धड़ाधड़ तस्वीर बना रहा था। वो दो फाइल्स हो चुकी थी, 3 अभी बाकी थी। वो अब कॉरिडोर को भी नहीं देख रहा था, बस तस्वीर बनाने में मसरूफ था। पारस कॉरिडोर में चलती लिफ्ट तक आई। उसी पर उसने 4 अफराद को लिफ्ट में खड़ा देखा और उसी पर लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। बाहर सुर्ख हरूफ में लिफ्ट के ऊपर जाने का इशारा नजर आ रहा था। ओह, उसने बेबसी से बंद लिफ्ट को देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फाइज ने चौथी फाइल अब शुरू की थी। उसके चेहरे पर पसीना था, दिल धड़क रहा था, मगर वो तेज रफ्तार से सारा काम अंजाम दे रहा था। पारस सीढ़ियां चढ़ रही थी, एक फ्लोर, दूसरा, तीसरा। फाइज ने आखिरी फाइल के इख्तितामी सफ़े खत्म किए। सारी फाइल्स को तरतीब दी और दराज में डाला। निचली वाली फाइल्स को पहले डाला, फिर ऊपर वाली दराज वापस उसकी जगह में घुसाई और ये करते हुए झुकाई ताकि नखीस से दराजों के पार कॉरिडोर में सिया रंग की झलक दिखाई दी थी। वो दराज बंद करके उठाने झुके झुके मेज की दूसरी जानिब गया और रिजवान हैर की तस्वीर उठाते हुए सीधा हुआ। उसे नजर आ रहा था कि पारस दरवाजा खोलकर अंदर आ रही है, मगर उसकी तरफ देखने के बजाय बज़ाहिर बेखबर से फाइज ने तस्वीर सीधी की। टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला, उसकी सतह साफ की और उसे उसकी जगह पर सेट करके रखा। आप गए नहीं? पारस की हैरान सी आवाज पे चौंक कर पलटा, फिर मुस्कुराया। जी मैडम, मैं जा रहा था, मगर कॉरिडोर से देखा कि तस्वीर जगह पर नहीं रखी थी। करीब आया तो देखा इस जमीन पर गिरी पड़ी है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आपके बगैर आपके ऑफिस में दाखिल होना अच्छी हरकत नहीं है, मगर मुझे आपकी डांट मंजूर है। इस तस्वीर की बेहरमती नहीं, एक ऐसा
इस शख्स की दी हुई तनख्वाह से मेरे घर का चूल्हा जला है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। उसने उदास मुस्कुराहट के साथ कहते पारस को देखा। वह जैसे उसे देखकर चौंकी थी, मगर वजाहत सुनकर उसके तने अज़ाब ढीले पड़ गए। उसने समझकर सर हिला दिया। फाइज अपना बैग संभालता बाहर निकल गया। पारस कदम कदम चलती इस तस्वीर तक आई। उसकी ग्लासेस साथ रखे थे, मगर उसने उन्हें नहीं देखा। बस तस्वीर उठाई, दोनों हाथों में फ्रेम पकड़े उसे चेहरे के करीब किए देखने लगी। फ्रेम के चमकते शीशे में उसका अक्स नजर आ रहा था। मुस्कुराती हुई रिजवान हयात के चेहरे पर मध्यम सा उसका चेहरा, और उन दोनों चेहरों के दरमियान एक तीसरा अक्स उभरने लगा। सुनहरी झिलमिलाहट, नीले पानी पर चमकती झिलमिलाहट, अक्स दर अक्स। स्विमिंग पूल का नीला पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था। दूर से पता नहीं चलता था कि पानी जमा हुआ है या पिघला हुआ। शायद बर्फ के टुकड़े अंदर तैर रहे थे। होटल के ब्लॉक्स के 36 गुजरगांव के अतराफ लॉन की घास, गर्ल्स हर जगह बर्फ की तहती। धूप 4 दिन बाद निकली थी। कुछ मेहमान पुल के गिर्द आरामदायक कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ सर्दी में गर्मी का मजा चखते टहल रहे थे। ऐसे में एक सादा शलवार कमीज पहने और ढीला जोड़ा बनाए सिल्वर बालियों वाली लड़की अपना बैग उठाए अंदर से बाहर आती दिखाई दी। उसकी चाल धीमी और चेहरे पर थकान थी, जैसे सारी रात की जागी हुई अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही हो। वो इमारत के साथ चलती जा रही थी जब एकदम रुकी। स्विमिंग पूल की एक तरफ कुर्सी पर जैकेट और ट्राउजर जैसे आरामदायक ओले में मलबूस रिजवान हयात अखबार पढ़ रहे थे। उनके दाईं तरफ छोटी मेज पर जूस का ग्लास रखा था। काफी फासले पर एक वेटर बज़ाहिर गुमले ठीक करता उनकी तरफ मुतवज्जा था कि कब वो इशारा करे और वो हाजिर हो। पारस चंद लम्बे रुककर देखती रही, फिर झुके सिर के साथ चलती उन तक आई। सर, उसकी आवाज धीमी थी। रिजवान ने आईने के ऊपर से उसे देखा, फिर हाथ से करीबी कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठी, मगर ऐसे कि आगे होकर किनारे पर टिकी थी। आपने पैसे भिजवाए थे सर? वो अब उन्हें देखते हुए कह रही थी, मगर उन उठी निगाहों में भी झुकी नजरों जितनी निदामत थी। मिल गए थे? वो अखबार पढ़ते रहे। कलमों के सफेद बाल, आंखों का धीमा तासुर, वो मामूली नकोश के हामिल थे, मगर फिर भी ग्रेसफुल थे, बहुत ग्रेसफुल। जी, पारस ने हिम्मत मश्तमा की। आपने क्यों भिजवाए सर? क्योंकि आपको जरूरत थी। साथ ही उन्होंने सफा पलटा। सर, मुझे कहने दीजिए कि मेरी वालिदा ने आपसे झूठ बोला था। शकील कर्ज की रकम अरसा हुआ अदा कर चुका है। न गुंडे थे न ही उन्होंने उसे जख्मी किया। ये रकम वो बस कारोबार में लगा देगा या उड़ा देगा, और मैं पता नहीं कितने साल ये कर्ज अपने खून से उतारती रहूंगी। मुझसे छोटे मेरे 2 बहन भाई हैं, सवेरा और फैजान। और रुंधी हुई आवाज में एतराफ और इंकशाफ कर रही थी कि रिजवान हयात किसी खबर को बहुत इनमाक से पढ़ते हुए बोले। पारस रुक गई। लम्हे भर को उसे लगा कि उन्होंने फिक्रा अखबार से पढ़कर सुनाया था। अगर आप उन दोनों से रिजवान हयात के बारे में पूछे तो कहेंगे कि हमारे भाईजे एक मेहरबान, नरम दिल, सच्चे, जल्द एतबार करने वाले एक अहमक आदमी है। वो दुरुस्त है, मैं मेहरबान भी हूँ, नरम दिल, सच्चा, जल्द एतबार करने वाला भी हूँ, मगर उन्होंने अखबार पलटकर पारस को देखा और जरा सा मुस्कुराई। मगर मैं अहमक नहीं हूँ, नहीं कभी था। पारस बस उन्हें देखती रही, चुप, उलझी हुई सी। मैं किसी को 5,000 देने से पहले भी तहकीक कराता हूँ, फिर चाहे 5 लाख हो या 5 करोड़। मैं किसी की जुबान पे एतबार करके नहीं थमाता। क्या लगता है आपको? आपके मेरे ऑफिस से निकलते ही मैंने आपके सारे खानदान को, सौतेली माँ, सौतेले भाई, बल्कि सौतेली माँ के बेटे को, उसका जेल रिकॉर्ड, गैर कानूनी दुबई जाना, सब नहीं खंगाला होगा। मैं सब जानता हूँ। मिस मुस्कुरा रहे थे। फातिया ननी नरमी से, सादगी से। तो फिर आपने क्यों दी हमें वो रकम? आपको जरूरत थी। वो जरूरत नहीं, लग्जरी थी, और उस कर्ज को मैं लंबे अरसे बाद उतार सकूंगी। हर माह तनख्वाह से एक भारी कटौती, फिर लामहदूद मुद्दत के लिए यहाँ काम करना, बॉन्ड होकर। मैं तो सेविंग भी नहीं कर पाऊंगी सर। और यही सब कुछ आपकी वालिदा को भी मालूम होना चाहिए। उन्होंने जूस का ग्लास उठाया, सीप लेकर वापस रखा। ठंडा जूस, ठंडा मौसम, पूल का ठंडा पानी। क्या मतलब सर? मैंने वो कर्ज आपको जाती तौर पर दिया है, होटल की तरफ से नहीं। आपकी तनख्वाह से वो अदा नहीं होगा। 10 साल बाद आप मुझे अक्षमत अदायगी करेंगी, मगर तब तक आप अपनी वालिदा को एक तासर दे सकती हैं कि अदायगी आपकी तनख्वाह से हो रही है। यूँ आप अपनी ज़ाती सेविंग भी कर सकेंगी, और वो आपको मज़ीद किसी जगह से कर्ज लेने पर मजबूर नहीं कर सकेंगी। पारस, अगर मैं आपको कर्ज न देता तो आप कहीं और ले जाते, तब आप क्या करते?
वो खामोश हो गई। सब समझ आ गया था सिवाय एक बात के। मगर आप मेरे ऊपर ये एहसान क्यों कर रहे हैं? रिजवान हयात ने अबरू उचकाए और ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर अखबार के साथ रखे, फिर संजीदगी से देखा। उस रोज लॉबी में आपने कहा था कि लोग हमें इस्तेमाल करते हैं और हम अपना दिल भी तो धो लेते हैं। मुझे आपकी वो बात अच्छी लगी। मैं खुद को उसे रिलेट कर सकता हूँ। नेवर, उसने बेयकीनी से नफी में गर्दन हिलाई। आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो हैरानी से हंसे। बिलाशुबा वो हंसते हुए अच्छे लगते थे। मैं तो हर रोज एक्सप्लॉइट होता हूँ, उसमें इतनी बेयकीनी वाली कौन सी बात है? मगर फिर आप मुझे एक्सप्लॉइट होने से क्यों बचाना चाहते हैं? उससे दुख हुआ या गुस्सा चढ़ा। वो फैसला नहीं कर सकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, आपको अभी गुजारनी है। मेरा ख्याल है सर, इंसान तब तक अपनी जिंदगी नहीं गुजार चुका होता जब तक कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही हो। मेरी जिंदगी भी इतनी ही पड़ी है जितनी कि आपकी। पारस ने नफी में सर हिलाया। वो मुस्कुराकर समझने वाले अंदाज में सर हिलाते रहे, बोले कुछ नहीं। मगर मैं नहीं मान सकती कि आप जैसे ज़हीन और मजबूत आदमी को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम जितने मजबूत हो जाएं पारस, रिश्ते हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। हम न उनसे भाग सकते हैं न भागना चाहते हैं। मैं खुद को उन्हें एक्सप्लॉइट करने देता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरी आखिरी हद क्या है, और ये देखने के लिए कि भी उनकी आखिरी हद क्या है। वो बस उन्हें देख कर रह गई। सारे अल्फाज जैसे खो गए थे। उस आदमी में एक अजब वकार और तमकुनती सेहर था। और 10 साल बाद अदायगी सर, मुझे तो इस बात का कोई चांस नहीं लगता कि 10 साल बाद हम एक दूसरे को ढूंढ भी पाएंगे। एंड दैट्स द होल आइडिया। वो मुस्कुरा कर कहते उठ खड़े हुए। पारस ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा। यानी वो कर्ज वापस लेना चाहते ही नहीं थे। वो उनको पुकारना चाहती थी मगर नहीं पुकार सकी। रिजवान हयात जैकेट की जेबों में हाथ डाले पुल के साथ साथ चलते दूर जा रहे थे। वो बस उन्हें देखती रही। पुल का पानी सुनहरी रोशनी में चमकता रहा, जैसे नीले पत्थर पे सोने के पानी की तह चढ़ा दी गई हो, जैसा आसमान का अक्स नीले आईने में सुनहरी दिख रहा हो। पारस ने सर झटक कर फ्रेम वापस रखा, फिर आगे आकर अपने ग्लासेस उठाए और चंद कदम दरवाजे की जानिब बड़ी थी कि रुक गई। यूं जैसे आंख के किनारे से उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उससे खटका हुआ। उल्टे कदम वापस आई और मेज के दराजों के पास रुकी। ऊपर तले की 3 दराजें बंद पड़ी थी। अलबत्ता पहली दराज की दर्ज से कागज का टुकड़ा झांक रहा था, जैसे फाइल अंदर डालते उसका किनारा फंस गया हो। पारस ने दराज बाहर को खींची, वो खुल गई। ऊपर वाली फाइल उसने ठीक से अंदर की और दराज वापस बंद की। फिर निचली दराज से देखी, वो लॉक थी। वो वही कुर्सी पर बैठ गई, आंखों में तशवीश उतर आई। मैंने खुद ये दराज लॉक की थी, ये किसने खोली? वो खुद से बड़बड़ाई, फिर बेख्तियार सिर उठाकर कॉरिडोर को देखा। वो अब खाली था, फाइज कब का जा चुका था। पारस ने तेजी से रिसीवर उठाया, एक नंबर मिलाया, फिर ऑपरेटर से किसी ख्वाजा तारिक साहब से बात करने की दरख्वास्त की। करीबन 5 मिनट बाद उनसे हम कलाम थी। ख्वाजा साहब, मैं मिसेस पारस रिजवान हयात बात कर रही हूँ। जी मिसेस पारस, कैसी हैं आप? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे जरा फाइज हसन के बारे में मालूमात लेनी थी। वो पहले आपकी यानी लाहौर वाली ब्रांच में काम करते थे, अब मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। वो बात करती मुस्तरफ सी वाली पे उंगली फेर रही थी। जी पूछे, क्या आप उनसे वाकिफ हैं? किस किस्म के इंसान है फाइज साहब? जी मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे अंडर काम करते थे। बहुत शरीफ और दियानतदार हैं, मेहनती भी बहुत है। उनके घर में उनके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। उनकी बहनें। वो चंद मिनट तक सुनती रही। उसके चेहरे पर इत्मीनान उतरने लगा, फिर भी पेशानी का एक बल वही था, कुछ था जो उसे खटक रहा था। आपको लगता है कि फाइज साहब अपने पुराने बॉस के लिए अपने नए बॉस की जासूसी करने के अहल हैं? उसने फैजान और पारस को कोड वर्ड्स में कहा। नहीं, हरगिज नहीं। और मैं यकीन कर लूँ ख्वाजा साहब के, जो आप कह रहे हो अपने मुकम्मल ईमान के साथ कह रहे हैं, और ये सब आपको फैजान साहब ने कहने को नहीं कहा? ख्वाजा साहब बुरी तरह चौंके और गड़बड़ाई, मगर अपनी आवाज़ को उन्होंने हमवार रखा। रिजवान साहब मुझ पर एतबार करते थे, आप भी कर सकते हैं। इस बात पर पारस की पेशानी का आखिरी बल भी गायब हो गया। एकदम शांत सी हुई। उसने समझकर सिर हिलाया। फोन बंद करके उसने दराज को देखा और फिर अपनी चाबी निकालकर उसे लॉक किया। मैं भी पैरनियाड होती जा रही हूँ। खुद लॉक करना भूलकर दूसरों पर शक करने लगी हूँ। खुद को खफा अंदाज में मुखातिब करके वो उठ खड़ी हुई। कमरे में मध्यम रोशनी थी।
लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी जो फैजान के चेहरे को चमका रही थी, वो तवज्जो और ध्यान से स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा था। वक्फे वक्फे से सिर हिलाता जैसे समझ आ रही हो। फिर उसने चंद बटन दबाए और प्रिंटर से आवाज आई। जुजू की आवाज के साथ चंद कागज प्रिंट होकर निकले। उसने एक के बाद दिगरे उनको फिर से पढ़ा और एक तलख मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। उसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। सवेरा आपा, आप ठीक थे? तनवीर भाई कहीं ना कहीं मलविस नहीं उन कागजात को पढ़ता कह रहा था। क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता? वो जैसे उठकर बैठ गई। रिजवान भाई की मौत से अगले दोपहर पारस ने अपने और भाईजी के मुश्तरका अकाउंट से एक भारी रकम निकलवाई और उसी दिन वो रकम तनवीर भाई के अकाउंट में मुंतकिल की गई। मैंने इस अकाउंट नंबर को चेक किया है जिसके नाम की डिपॉजिट स्लिप मुझे मिली है। ये तनवीर भाई का अकाउंट नंबर है। ओह, मगर तुम्हें डिपॉजिट स्लिप कहाँ से मिले? पारस के साथ काम करता हूँ और उसकी चीज़ों तक रसाई इतनी मुश्किल भी नहीं है। वह फिर से लैपटॉप पे कुछ बटन दबा रहा था। प्रिंटर आवाज़ देने लगा। मगर उसने तनवीर को पैसे क्यों दिए? या तो शुरू से इस खेल का हिस्सा होंगे या बाद में उन्हें कुछ खबर हो गई होगी और जुबानबंदी की रकम उनको दी गई होगी। मगर फैजी, फिर क्या पारस तुम्हारी असलियत जानती है? और यहीं आकर फैजी उलझ गया। अगर तनवीर भाई और पारस मिले हुए तो वो जानती होगी और वो मिले हुए हैं मगर वो नहीं जानती। उसके अंदाज से नहीं लगता, वो कंफ्यूज था। तनवीर साहब ने पारस को फिर क्यों नहीं बताया? यहाँ आकर आपा मैं उलझ जाता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि तनवीर भाई की वफादारी किसके साथ है, मेरे या पारस, या वो हम दोनों से ही मुखलिस नहीं। चल लम्हे खामोश रही। फिर सवेरा आपा ने जैसे सर पर हाथ मारा। याद करो फैजी, तनवीर साहब ने तुम्हें भाईजी के मरने के फौरन बाद बताया था कि उनके सर की पुश्त पे एक नोकीली चीज से किए गए जख्म का निशान था। जी, और जब मैं इधर आया था तो उन्होंने उस बात को टालना चाहा, मगर मेरे इसरार पे उन्होंने एतराफ किया कि वो अब भी उसी बात पर कायम है। वो जैसे कुछ समझ रहा था। वो जख्म तनवीर साहब के अलावा और अफजल बाबा ने भी देखा था। वैसी अगर पारस ने तनवीर साहब को टिप किया है तो अफजल बाबा को भी किया होगा। एक तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि पारस की पार्टी कौन है और हमारी पार्टी कौन है। वो झिझिलाया। खैर, जब तक मैं अफजल बाबा से दोबारा बात करता हूँ आप वो करें जो मैंने करने को कहा था, यानी तुम्हारे मंसूबे का दूसरा स्टेप। जी, अब वक्त आ गया कि रिजवान हयात की बहन मेरी आए और अपने भाईजी के कत्ल की एफआईआर दर्ज करवाई। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो अभी तक कामयाब जा रहा था। बेफिक्र रहो, मैं एक वीकेंड तक पहुंच जाऊंगी। फैजी ने फोन रखकर मुस्कुराकर उन प्रिंट आउट्स को देखा। उसे लगा उसके दुश्मन अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अफजल बाबा ने दरवाजा धीरे से खटखटाया और जरा सा खोला। पारस सिंगार में इसके सामने बैठी झुककर दराज में कुछ रख रही थी। आहट पर उसने सिर उठाकर आईने में देखा जिसका अक्स चौखट में खड़े अफजल बाबा को दिखा रहा था। जी बाबा, मुड़े बगैर अक्स को देखते हुए कहते हुए दोनों हाथों से दाएं बाली का हुक खोलने लगी। कोई शुजा ताहर साहब आए हैं, मैंने उन्हें लॉन में बिठाया है, आपको पूछ रहे हैं। बाली का कुंडा खोलते उसके हाथ रुके, बल्कि नीचे आ गिरे। उस स्टूल पे बैठे बैठे पूरी पलटी। क्या क्या फैरोजा बेगम घर पर नहीं है? उनके साथ ही बैठी। अच्छा, मैं आ रही हूँ। वो धीरे से वापस आईने की तरफ मुड़ी। अक्स में अफसर बाबा पलट कर जाते दिखाई दी। पारस ने फिर से बाली के कुंडे को छुआ। वो उसे उतारना चाह रही थी या वो उसे नहीं उतारना चाह रही थी। आईने से झांकते उसकी आंखों में एकदम इस्तिराब और बेचैनी नजर आई। गुस्सा भी, बेबसी भी, इंतजार भी, मगर बेपरवाही भी। उस जिंदगी के उन लम्हों में से एक लम्हा था जब इंसान बैक वक्त मुतजाद कैफियत का शिकार होता है। वो खुश भी होता है, नाखुश भी, परेशान भी और एक्साइटेड भी। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा होता मगर अंदर कहीं और वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पा रहा होता है। उसने आईने में देखते हुए शौरी तौर पर अनमिट कहानियों की तलाश की। जैसे जादूगर बच्चों के अंगूठों पर जाफरान की रोशनाई लगाकर उन्हें जिन को बुलाने का हुक्म देते। उसने भी बिना आवाज के आईने को हुक्म दिया कि वो कोई याद उसके सामने ले आए जो शुजात से मिलने से कबल उसको ढारस दे और उसके रवैये को रिशेप करने में मदद दी। और दाएं बाएं और बाएं को दाएं दिखाने वाले आईने ने फौरन तामील की। उसकी शफाफ सतह पर बुलबुले से बनते गए जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो और उनसे बनते दायरों में अनमिट कहानियां फिर से उभरने लगी। वो फोन का रिसीवर कान से लगाए खड़ी थी। 16-17 बरस की लड़की जिसके चेहरे पे हिजान और खौफ था। उसकी बालियां कानों में नहीं थी। निगाहें बार बार खिड़की से बाहर देखते कि कहीं कोई न आ जाए। तुम मेरे खत का जवाब क्यों नहीं देते?
वो दूसरी जानिब शिकवा कर रहा था। लड़के का जब्त जवाब देने लगा। जवाब तुम्हारे खत का? शुजा, पहले मेरी बात क्लियर कर लो। मैंने तुम्हें फ़ोन तुम्हारी खतों का जवाब देने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मगर तुमने मेरा हाल तक नहीं पूछा। पारस ने बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। बैरूनी बरामदा सुनसान था और दरवाजा अंदर से बंद, न जाने कब वो धड़धड़ाने लगे। शुजा, तुम क्यों मुझे खत लिखते हो? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बाहर जाकर निडर हो गया था, शायद बेबाक। लड़की को माथे पे पसीना आने लगा। शुजा, प्लीज, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे खत मत लिखना, और तुम फिर मुझे खत लिखने लगे हो। मेरा दिल चाहता है तुमसे बात करने को। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की परवाह है, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा खत मिलने के बाद चच्ची, तुम्हारी बहनें मुझे कैसी बातें सुनाती, अम्मी और शकील मेरा क्या हाल करते, तुम्हें कोई एहसास है? तुम लोगों की बातों की परवाह क्यों करती हो? तुम बस, मैं लंबी बात नहीं कर सकती, बस मेरी आखिरी बात सुन लो। आइंदा मुझे खत मत लिखना, किसी सूरत नहीं, सुना तुमने? और उसने फोन रख दिया। दिल धड़-धड़ कर रहा था। पलटकर उसने घड़ी को देखा। 2-2.5 मिनट की कॉल की थी। बिल में क्या पता चलेगा, और कौन सा अम्मी बिल चेक करती थी? उसने खुद को मुतमईन करना चाहा। पानी की सतह पर बनते दायरे गायब होने लगे। पारस ने बाले का कुंडा बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई। बालें उतारने की जरूरत नहीं थी। वो बालों में जरा सा हाथ फेरकर उनको सवारती बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लॉन में मगरिब का अंधेरा फैला था, गहरी नीलाट, दिन का सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग वक्त, जब खुश से खुश इंसान पर भी कुनौतियत और उदासी छा जाती है। ऐसी उदासी जिसका तोड़ मुकम्मल रोशनी या मुकम्मल अंधेरा होने से कबल हो ही नहीं सकता। लॉन चेयर पर फेरसा माई टांग पर टांग जमाई बैठी नखवत से मगर कुरेद कुरेद कर शुजात सवाल कर रही थी, जो जीन्स और सूट शर्ट में मलबूस मुहसिब अंदाज में बैठा शाइस्तगी से जवाब दे रहा था। पारस को आते देखकर एहतरामन उठा। फेरसा माई ने भी उसकी सिमत देखा। देखो पारू, शुजा आया है। इतने साल बाद इसे हमारा ख्याल आ ही गया। पारस सलाम कहती कुर्सी पर आ बैठी। तमकुनत और वकार से कमर सीधे रखे टांग पर टांग चढ़ाए। शुजा कह रहे थे उसे होटल में मिला था, तूने तो नहीं बताया। फरज समाई के अंदाज पर वजह से शर्मिंदा हो गया। पारस ने एक नजर माँ पर डाली। मैं कब तुम्हें हर बात बताती हूँ, पहले कभी बताई है? अब शर्मिंदा होने की बारी फरज समाई की थी। कैसी हैं आप? वो कहने लगा, आंखों का वही धीमा नर्म तासर जो दिल पिघला दे। फाइन थैंक्स, उसे संजीदगी से कहते सर को जंबिश दी। क्या करती हो बर्तानिया में? फरज समाई फिर से पूछने लगी। छोटा सा कारोबार है, अपने स्टोर की एक चेन जो चंद एक शहरों में है। बड़ी तरक्की कर ली तुमने, मगर तालीम मुकम्मल की या नहीं? जी, साथ में पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, वो मतानत से जवाब दे रहा था। और तुम्हारी माँ और बहनें अब कहाँ होती हैं सब? 2 महीनों की शादी हो गई थी, तो अभी अम्मी के साथ रहती है वहीं लाहौर में। हाँ, हमसे कभी मिलने आते तो हमें पता होता। पैसे की चकाचौंध देखकर तुम्हारे घर वाले तो सब भूल गए थे। मोहल्ला क्या बदला, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, मगर खैर। फरज समाई ने फातिहा ने निगाह बंगले पर डाली। हमें भी सोहने रब ने बहुत दौलत दे दी है। पारस के शहर रिजवान साहबा उसके होटल्स का तो इल्म होगा तुम्हें। जी, उन्हें बखूबी इल्म है। पारस जो खामोशी से सुन रही थी, शुजा की आंखों में देखते हुए पहली दफा मुस्कुरा कर बोली। शुजा ने नफी में सर झटका। इल्म है मुझे, मैं पिछले साल आना चाहता था आपके पास, मगर तब मालूम हुआ पारस ने शादी कर ली है, सो मैं रुक गया। फिर रिजवान साहब की वफात का पता चला। पारस के चेहरे पर तकलीफ और अजियत उभरी। वो कह रहा था, मैंने सोचा मैं इद्दत खत्म कर ले तो मैं मिल लूंगा, और अब इद्दत खत्म होने के बाद इस महीने से जैसे ही पारस ने सबसे मिलना शुरू किया, होटल जाने लगी, मैं भी चला आया। हाँ, इसी वक्त का इंतजार था मुझे। रिजवान की इद्दत के 6 महीने मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया था। जानती थी बहुत से लोग अब मिलने चले आएंगे। और फिर से मुस्कुरा कर बोली, जैसे मुसलसल शुजा को जांच रही हो। उसके बहन भाई तो आए नहीं। फरज समाई को बेमौका महल याद आया। आएंगे, जरूर आएंगे, 6 माह से इंतजार कर रही हूँ। वो सर के बल आएंगे अम्मी, वो धीरे से बोली। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अजीब सी मुस्कुराहट जो पारस का खासा नहीं थी। फरज समाई का फोन आ गया तो उठकर चली गई। पारस और शुजा तन्हा थे, या फिर मगरिब का नीला अंधेरा। कैसे आदमी थे रिजवान साहब? वो असराहे तस्करा पूछने लगा। बहुत अच्छे। पारस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। डेथ कैसे हुई उनकी? उसके चेहरे पर साया सा लहराया, आंखों में चुभन उतरी। वो सीढ़ियों से गिर गए थे। उसने अब की बार 2 हिस्सों में फिक्रा मुकम्मल किया। ये फिक्रा वो एक हिस्से में मुकम्मल कर ही नहीं सकती थी। आगे का क्या सोचा है तुमने? होटल संभालूंगी, रिजवान को याद करूंगी सारी उम्र बस। पारस ने खुद को कंपोज करते बजाहिर बेपरवाही से शानी उचकाई।
क्या अभी तुम्हारे अंदर तब्दीली की ख्वाहिश नहीं है? वो बहुत उदासी से उसे देख रहा था। पुरानी बातें मत याद कराओ शुजा। मैंने अगर उन्हें याद किया तो तुम्हारी तरफ लंबा खाता खुलेगा। तुमने कहा था खत न लिखो, मैंने नहीं लिखा। फिर कहा फोन न करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने से भी महरूम रहा। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी मुकद्दम रखी। मैंने कहा ना, पुरानी बातें मत याद कराओ, लंबा खाता खुलेगा वरना तुम्हारी तरफ। कदर सख्ती से आगे होकर उसने तंबिया की। वो खामोश हो गया मगर उसकी आंखों में दुख था। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ पारस। तुम्हें मेरा ख्याल तब क्यों आया जब मैं एक अमीर बेवा बन गई हूँ? 8 साल में पहले कभी मेरी याद क्यों नहीं आई? इसी वक्त क्यों मुझसे मिलने आए हो जब मैंने होटल संभालना शुरू किया? वो आगे होकर सख्ती से बोली। उसकी आंखों में तेज था, गुस्सा था और हर वो जज्बा था जिससे आग की लपेटें निकलती थी। मैं तुम्हारे पास कुछ बनकर आना चाहता था। मेरे पास इतना कुछ होना चाहिए था कि ताई मुझे इनकार न कर पाई, मगर मुझे बहुत देर हो गई। जब तक मैं आया तुम्हारी रिजवान यहाँ से शादी हो चुकी थी। अच्छी कोर स्टोरी है मगर नहीं, मुझे यकीन नहीं आया। उठ खड़ी हुई, गर्दन सीधी रखी उसने सर्द शौलों में डूबी निगाहों से कुर्सी पर बैठे शुजा को देखा। हमारे दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम जब आना चाहो आ जाओ, मिलना चाहो मिल लो, मगर मुझसे कोई उम्मीद न रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। शुजा साथ ही खड़ा हुआ, पारस जाने के लिए पलटी। तुम अब भी वही बालियां पहनती हो जो मैं लाया था, तभी इसलिए था कि तुम्हारी खुद पे खर्च करने वाली पहली कमाई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब किस लिए है, जबकि तुम्हारे पास खुद पे खर्च करने को करोड़ों रुपया है? पारस के कदम जंजीर हो गए मगर वो मुड़ी नहीं कुछ बोली। शुजा चलता हुआ ऐन उसके पीछे आ रुका। मैंने तुमसे झूठ बोला था, 100 रुपए की बाली को 50 की कहकर लाया था। ये वो पहला और आखिरी झूठ था जो मैंने तुमसे बोला, मगर ये ऐसा झूठ था जो एतबार घटाने नहीं बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन तुम फिर भी मुझ पर एतबार नहीं करते। वो ये कहकर एक नजर उसके बालों से ढकी पुष्प पर डालकर वापस पलट गया। पारस सुन खड़ी रह गई, सांस रोकी, बिल्कुल मुंजमद। फिर उसकी आंखों के कटोरे भरने लगे। सियाह सफेद प्याले में सुर्खी और पानी उभरा हुआ। 2 आंसू टूट कर गालों पर लुढ़के। उसने चेहरा मोड़ा। शुजा गेट से निकलता दिखाई दे रहा था। वो डिबडबाई आंखों से उसे जाती देखती रही। पुरानी यादें मत दोहराओ वरना तुम्हारी तरफ लंबा खाता खुलेगा शुजा, वो भीगी आवाज में खुद से बड़बड़ाई। तनवीर साहब कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे थे। उनके ऑफिस के शीशे का एक दरवाजा खुला था। फैजान ने उंगली से दरवाजा बजाया। तनवीर साहब ने चौंक कर सर उठाया, फिर मुस्कुराए। आओ। साथ ही ऐनक उतार कर एक तरफ रखी और सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो गहरी नजरों से उन्हें देखता कुर्सी पर आ बैठा। मुस्कुरा रहा था मगर उसका अंदाज यूं था जैसे तनवीर साहब को पहली दफा देखा हो। कहो, काम कैसा चल रहा है? हैरान कुन हद तक कामयाब। गुड। वो पीछे होकर बैठ गई। रिजवान की मौत या कत्ल का मामा हल हुआ या नहीं? बस करीब हूँ। वो सबसे मुस्कुराया। तुम्हारे नजदीक कल्प्रिट कौन है? वो गर्म लोहे को छूकर हाथ हटा देने का काम शुरू कर चुके थे। पारस और उसका साथी तनवीर साहब ने आबरू उठाई और जैसे बिल्कुल ठहर गए थे। जी, उसका साथी जो इसके हमरा कत्ल और कत्ल के बाद के तमाम मामला संभालता रहा है। हर गलत चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी उसकी है और उसके बदले पारस ने उसे एक भारी रकम भी दी होगी। कौन हो सकता है उसका साथी? वो जवाब का इंतजार करने की बजाय उसके चेहरे पर जवाब खोज रहे थे। कोई तो है, कोई करीब का आदमी, पर इसका किसी शुजा ताहिर तो नहीं है? आजकल बहुत चक्कर लग रहे हैं उसके। फैजान हंस दिया। वो उसके शक का रुख फेर रहे थे। हाँ, वो भी हो सकता है। बहरहाल मुझे आपको कुछ बताना था। कहो। वो मतवजा थे, सिर्फ पर सोच भी लग रहे थे। सवेरा आप यहाँ आ गई हैं, आज आप पारस से मिलने जाएंगी। ओह, वाजिया चौकी। कब आई सवेरा? 3 दिन पहले। और तुम अब बता रहे हो? वो सिर्फ कुछ कानूनी कार्रवाई निपटा रही थी। अब सब सेट है तो पारस से मिलने जाएंगी। वो पहली दफा फातिहाना मुस्कुराया। कैसी कानूनी कार्रवाई? कुछ सरप्राइज रहने दे तनवीर भाई। वो मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। मुझे इस तरह काम है, चलता। उन्होंने उससे नहीं रोका। वो सिर्फ परेशान लग रही थी। वो खुले दरवाजे से बाहर आया और एक सतून की आड़ में रुक गया। अंदर बैठे तनवीर साहब को नजर नहीं आ रहा था, मतवजा थे भी नहीं। उन्होंने जल्दी से मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। फैसी भी वहाँ खड़ा बजाहिर अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा था। तनवीर बात कर रहा था। एक मसला हो गया है। अंदर से मदन सी आवाज आई। फैजान का सारा वजूद कान बन गया। सवेरा आ रही है? नहीं, ये मसला नहीं है। मसला है कि किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मुझे अपनी जराए से इल्म हुआ है। आपको मालूम तो है कि वो आगे बढ़ गया कि कॉरिडोर में चंद एक एम्प्लॉय आते दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता जितना उसे सुना था काफी था।
पारस मोबाइल कान से लगाए मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अनोखी मासूमियत और उदासी थी। वो अपनी श्रृंगार में इसके सामने बैठी थी। सवेरा आ रही है, चलिए ये तो अच्छा हुआ, मगर मसला वही है, वो किसी कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मैं नहीं जानता वो क्या करने जा रही है, मगर उन्होंने फकरा अधूरा छोड़ दिया। आपके ख्याल में क्या कर सकती है? वो जैसे सीरियस नहीं थी, अभी तक मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर आपको किसने बताया कि वो आ रही है? उसने शायद तीसरी दफा पूछा। मेरे अपने सोर्सेस हैं। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोली। पारस मुस्कुरा दी। मैं समझ गई, बेफिक्र रहे, मैं उन्हें डील कर लूंगी। बीबी। अफसर बाबा ने दरवाजा बजाया। पारस ने मुड़कर उन्हें देखा। आपके मेहमान आए, आ रही हूँ। साथ ही वो फोन में धीरे से बोली। वो आ गई है, मैं चलती हूँ। अजरत भी फोन बंद करके वो बाहर आई। सीढ़ियाँ उतर कर लॉन्च क्रॉस करके और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर रुकी। अंदर से फेरेसमाई के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर आगे आई, जालीदार पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। उस वक्त उसके चेहरे पर बहुत मुतमईन, बहुत पुरतबाक मगर बहुत पुरस्रार मुस्कुराहट थी। और उसी मुस्कुराहट के साथ उसने फेरेसमाई के सामने वाले सोफे पर मौजूद मेहमान को देखा और पारस की मुस्कुराहट गायब हुई। रंग फीका पड़ा।